तो देवभूमि में आप सभी का स्वागत। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित कैंप में बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने कृषि कानून को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधायक के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बातचीत के दौरान विधायक ने किसान बिल को किसान के हित में बताया। साथ ही कृषि कानून बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं बिल का विरोध कर रहे विपक्षियों पर भी निशाना साधा। तो बीजेपी विधायक ने कृषि कानून को सही बताया है। आपको बता दें कि कृषि बिल लाने के लिए सरकार को धन्यवाद भी किया। हरिद्वार का ये पूरा मामला जहां पर विपक्ष पर बीजेपी विधायक ने निशाना साधा है। किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो, इसको लेकर हमने जोर दिया है। धान हो, गन्ना हो, गेहूं, उसका सही मूल्य मिले, किसान निधि, सम्मान निधि उनको मिले और समय पर पहुंच जाए। किसान सम्मान निधि के द्वारा जो किसान के घर में जब तक पैसा रहता है, जब तक उसके घर में गेहूं रहता है, चावल रहता है और गन्ना होता, लेकिन जब ये चला जाता तो उसके बाद में नहीं होता। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों को सम्मान देने का काम किया। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा फैसले लिए गए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जो छोटे छोटे फैसले करके किसानों को देने का काम किया, उनको हितों की बताने की बात कही है, वो सम्मान के साथ में अपनी खेती का मूल्य सही तरीके से पा सकें। जहाँ तक मैं विधानसभा ज्वालापुर की बात करूँगा, मेरे ज्वालापुर के अंदर बहुत भारी मात्रा में धान पैदा होता है और दुनिया का माना हुआ धान पैदा होता है, उसका सही मूल्य यहाँ नहीं मिलता था। आज करनाल में कुरुक्षेत्र के अंदर ले जाकर उसका सही मूल्य है। तो ये सब किसान बिल की देख रेख है। पहले पुलिस प्रशासन परेशान करती थी, कोई भी मंडी समिति के लोग रोल लेते थे, आज वो अपना बाजार के अंदर खुले रूप में उसका सही मूल्य पा रहे हैं। यही किसान बिल का उद्देश्य है। विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं इसका, कुछ किसान भी सपोर्ट में बताएं। विपक्षियों का काम वो एमएसपी को लेकर कर रहे हैं, वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। एमएसपी, मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, त्रिवेंद्र सिंह जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने, एमएसपी बराबर बरकरार रहेगी। एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो भ्रांति पैदा करना चाह रहे हैं किसान लोगों के बीच में, कांग्रेस के लोग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए वो लोगों को गुमराह करके किसानों को भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के टाइम में किसान आत्महत्या करता था, आज हमने आत्मनिर्भरता प्रदान कराई है। किसान सम्मान निधि देकर उनको आत्मसम्मान से जीने का राह दिखाई है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार 72 सालों के अंदर ये फैसले हुए। इसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो गुमराह करते हैं वो गुमराह करते रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जनमानस जनहित के अंदर जो काम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वो समय आने पर अपना बता देंगे कि वो लोग किधर हैं। किसानों को लेकर कोई भी मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। माननीय मोदी की सरकार, माननीय त्रिवेंद्र सिंह की। तो वहीं देहरादून में न्याय पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए हैं। पंचायती राज विभाग ने आईटी विभाग के साथ मिलकर कामकाज शुरू कर दिया। पंचायती राज के प्रभारी सचिव एससी सेमवाल का कहना है कि कामकाज शुरू हो गया है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर हेल्प डेस्क काम करना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी समस्या का एक स्थान पर समाधान करना है। देखना पड़ता है, उसके तहत हेल्प करता है, जिसमें समस्या उसे सेंटर लोग ताकि कार हो सके और जिन समस्या को प्लेटफॉर्म पर मत भाग पाया जा सके। जहाँ तक कॉमन सेंटर बात, कॉमन सेंटर सरकार का मंत्रालय का निर्णय था और सर्विस सेंटर में ग्राम पंचायत पे कॉमन सेंटर सर्विस बढ़ाएगी। तो पंचायत से रिलेटेड काम है या इससे रिलेटेड ग्राम सपोर्ट से रिलेटेड काम है, उससे संबंधित काम भी उन पर किए जाएंगे। तो वहीं देहरादून में राजाजी पार्क के वार्डन कोमल सिंह ने अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन इस मामले पर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि अभी तक उनको कोई पत्र नहीं मिला। न्यूज वन इंडिया ने वार्डन कोमल सिंह के पत्र को दिखाया था। आपको बता दें कि वार्डन ने पत्र में पीसीसीएफ को धमकी भरी चेतावनी देते हुए अपने आदेश वापस लेने को कहा। वहीं पीसीसीएफ जयराज का कहना है कि पत्र मिलने पर कार्रवाई की बात की जाएगी। तो पत्र मिलने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्डन ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। पत्र में कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई। तो वार्डन कोमल सिंह से जुड़ा यह मामला, पत्र मिलने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया है।
तो देहरादून में राजाजी पार्क के वार्डन कोमल सिंह ने अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन इस मामले पर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि अभी तक उनको कोई पत्र नहीं मिला। न्यूज वन इंडिया ने वार्डन कोमल सिंह के पत्र को दिखाया था। आपको बता दें कि वार्डन ने पत्र में पीसीसीएफ को धमकी भरी चेतावनी देते हुए अपने आदेश वापस लेने को कहा था। रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं फहीम तन्हा। फहीम, कोमल की तरफ से एक पत्र लिखा गया जिसको अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला, अभी हकीकत क्या है? तो फहीम से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पत्र में कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई है कि कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई। साथ ही साथ अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई पत्र नहीं मिला। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वार्डन ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है, पत्र में कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई। तो पत्र को न्यूज वन इंडिया ने पहले भी दिखाया था और इस पत्र में साफ है कि कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात की शिकायत की गई है कोमल की तरफ से और ऐसे में अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि उनको पत्र रिसीव नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ते, काशीपुर की 3 तलाक की लड़ाई लड़कर सरकार से कानून बनवाने वाली याचिकाकर्ता सायरा बानो ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सायरा बानो को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं सायरा बानो ने बीजेपी में मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर कार्य करने की बात कही है, निष्ठा भी व्यक्त की। बता दें कि काशीपुर के सायरा बानो ने 3 तलाक की लड़ाई लड़ी थी और कानून बनवाने में अहम योगदान दिया था, जिसके बाद लगातार सायरा बानो बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में थी, जिसके चलते लंबे समय के बाद सायरा बानो ने बीजेपी में निष्ठा व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण कर ली है। सायरा बानो ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। उदारवादी नीति है और ख़ासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में उन्होंने सोचा, जैसे कि ट्रिपल तलाक का मैटर था, बहुत सी महिलाएं पीड़ित थी, उसकी वजह से जो आज़ादी दी है बीजेपी पार्टी ने, जो एक बिल पास किया है और कानून जो दिया है मुस्लिम समुदाय के को तो उसे देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और मैं महिला उत्थान के लिए और सामाजिक विकास के रूप में कार्य करना। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर टाउन हॉल में बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य और देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने शिरकत की और बालिका दिवस पर जिन बालिकाओं ने पारिवारिक परिस्थिति की वजह से स्कूल छोड़ा है उन बालिकाओं को दोबारा से स्कूल से जोड़ा गया। वहीं मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि विभाग की तरफ से एक संकल्प लिया गया है कि पूरे प्रदेश में कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित न रहे। विकासनगर में बालिका दिवस के अवसर पर बोक्सा जनजाति की 47 बालिकाओं को दोबारा से शिक्षा से जोड़ दिया गया। जिन बालिकाओं के पास पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी उनको स्कूल का ड्रेस भी दिया गया। तो वहीं बाजपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोविड शिक्षा सारथी बनकर शिक्षा के पहिए के जाम होने से बचने का काम किया। आपको बता दें कि जिसके चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। ये काम 6 महीने से लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि सरकारी स्कूलों के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। बाजपुर के उप शिक्षा अधिकारी प्रेमाविष्ट ने कोविड-19 सारथी बनाने का निर्णय लिया और इसकी जानकारी अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई और अब निजी स्कूल के बच्चों की तरह सरकारी स्कूल के बच्चों को भी शिक्षा मिल पा रही है। और मैं ग्राम पंचायत सिकड़ी में रहता हूँ और जब से कोरोना कोविड चला है और जब से स्कूल बंद हो गए हैं, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए और मैं योगदान दे रहा हूँ और अपने घर पे ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और जिससे ही ब्लॉक से एक समूह सार्थक की एक सुविधा चली थी, जिससे हमारे गुरुजी ने बोला था, तो इसके वजह से जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ घर पे कोविड सारथी की वजह से। बाजपुर विकास खंड में कोविड के दौरान जब से लॉकडाउन चल रहा था तो शुरू में हमारे द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का प्रयास किया गया और बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन ग्रुप बनाए गए।
चूँकि सारे बच्चों तक स्मार्टफोन नहीं है तो ऑनलाइन हम नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इसलिए हमने स्थानीय स्तर पर हर जहां हमें कोई पढ़े लिखे गार्जियन मिले, हमारे सीनियर स्टूडेंट मिले या कोई समाज सेवी मिले, तो उन्हें हमने कोविड शिक्षा सारथी की भूमिका के रूप में उनका सहयोग लिया गया है, जिसमें वो हम जो भी ऑनलाइन वर्कशीट या ऑफलाइन हम बांट रहे हैं, वर्कशीट बच्चों तक पहुंचाई जाती है और वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार से कहीं गांव के किसी अलग से किसी घर में या फिर पंचायत में, गुरुद्वारे में बच्चों को एकत्र करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अगर उन्हें कहीं कोई दिक्कत आती है तो टीचर के सीधे संपर्क में रहते हैं, टीचर उनकी सुविधाएं दूर करते हैं और बच्चे जो काम करते हैं उन्हें भी वो चेक करके टीचर्स को भेजते हैं। तो ब्रेक के बाद खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में किए जा रहे अवस्थापना स्थापना संबंधी कार्यों की प्रगति का जायजा लेने सचिव संस्कृति भारत सरकार राघवेंद्र सिंह और सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य की समाधि, नेपाल भवन तथा केदारनाथ लिंचोली मार्ग का निरीक्षण किया। जावलकर ने बताया कि केदारनाथ में भारत सरकार CSR और योजना के अंतर्गत अब स्थापना कार्य संचालित किए जा रही है। निरीक्षण के दौरान सचिव भारत सरकार को विकास कार्यों की प्रगति से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य की समाधि पर चल रहे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए गए। दोनों अधिकारियों ने नेपाल भवन का निरीक्षण किया और स्थानीय स्वामी से वार्ता कर इसे संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव किया। सचिव पर्यटन ने बताया कि भारत सरकार के संस्कृति सचिव को केदारनाथ लिंचोली मार्ग का भ्रमण करवाया गया, जिसमें उनके द्वारा किन्हीं 4 स्थलों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ध्यान केंद्र के रूप में विकसित करने का दिलाया गया। जावलकर ने कहा कि राज्य में पर्यटकों के लिए आवाजाही खोल दी गई है। देश भर के श्रद्धालुगण अब देवस्थान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर 4 धामों की यात्रा पर आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देवस्थानम बोर्ड को अपना कार्य केवल पूजा अर्चना तक सीमित न रखते हुए यात्रियों की सेवा के लिए अतिरिक्त कार्य करने को कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि देवस्थानम बोर्ड को शासन की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां पर स्वामित्व योजना के शुभारंभ में शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मोदी ने किया शुभारंभ। रोशनाबाद के कलेक्ट्रेट भवन में कई अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के 763 गाँव के 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारंभ किया गया। इसमें उत्तराखंड के 50 गाँव के 6800 लाभार्थी शामिल हैं। तो स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। और स्वामित्व योजना के जरिए अब ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिल सकेंगे। ऐसे में कई तरह के फायदे उनको मिलेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी पर वो चाहे तो कभी भी लोन प्रॉपर्टी अगेंस्ट ले सकते हैं, उसके लिए उनको काफ़ी आसानी रहेगी। तो कई तरह से उनको फायदा रहेगा। ग्रामीणों को अपनी जो पेपर ना होने की वजह से आपस में विवाद रहते, ज़मीनी विवाद, उनको भी खत्म करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े और देश के 6 पायलट राज्य में उत्तराखंड का पौड़ी जिला भी इसमें शामिल रहा, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने खिरसू ब्लॉक के स्वामित्व योजना के लाभार्थी सुरेश चंद्र से संवाद किया और स्वामित्व योजना से ग्रामीण कितने खुश हैं इसका फीडबैक भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संवाद के दौरान खिरसू ब्लॉक की जमकर तारीफ की और कहा कि ये जिला और राज्य प्राकृतिक सौंदर्यता की गोद में निवास करता है, इसलिए हर उत्तराखंड वासी को खुद पर गर्व महसूस करना चाहिए। प्रधानमंत्री से संवाद कर स्वामित्व योजना के लाभार्थी सुरेश चंद्र ने कहा कि स्वामित्व योजना हर ग्रामीण के हित में है। इस प्रक्रिया के ऑनलाइन हो जाने से भूमाफियाओं और अवैध कब्जा किसी की भूमि पर नहीं कर सकेगा, जबकि स्वामित्व योजना के जरिए आसानी से बैंक लोन भी नहीं मिल पाएगा, किसी स्वरोजगार के लिए मिल सकेगा। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के पंचायती राज मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 6 राज्यों में जो आज स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं उसमें उत्तराखंड में पौड़ी जिला में भी, पौड़ी जिले में भी हमारे गांव से शुरू किया गया। इसलिए किया गया कि जब देहरादून में बैठक की गई थी तो लोगों में बहुत कन्फ्यूजन था कि इससे क्या होगा, कहीं दूसरे के तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने उस बैठक में तय किया था कि हमारे गांव से शुरू करो तो वहाँ कोई झंझट होने वाली। स्वामित्व भू अभिलेख का जो कार्ड मिला है, इस कार्ड मिलने से अब हमें जो अब हमारे मकान हैं उन पे हम बैंक से लोन ले सकते हैं और लोन लेकर के हम अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि स्वामित्व योजना इससे पहले तो भी हम लोगों का जो आवासीय मकान होते थे उसका कहीं भी अभिलेख नहीं होता था।
और न उसका न नक्शे में राजस्व भी कहीं विभाग, विवरण नहीं होता था। अब पंचायती इसके राज बनने विभाग, से ड्रोन ग्राम्य सर्वे होने विकास से विभाग इसका और आवासीय सर्वे ऑफ इंडिया, हमें छायांकन इन सभी का मानचित्र सहयोग के रहा। उसमें उस पंचायतों सहयोग के तो वहीं डोईवाला विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण सड़क को मंजूरी मिल गई है, जिसमें जाम लगने की जो समस्या लोगों को आती थी, अब वो उससे निजात मिलेगा। वन क्षेत्र में आने वाली लगभग 3 किलोमीटर सड़क को वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को दिया। अब इस सड़क को आने जाने लायक बनाया जाएगा, जिससे लोगों को तमाम समस्याओं से निजात मिले। आपको बता दें कि ये सड़क चांदमारी से लच्छीवाला के बीच में बनाई गई है और वहीं ये सड़क देहरादून बाईपास के रूप में महत्वपूर्ण साबित होगी। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने पक्ष में लुभाने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन वहीं अधिकारी भी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने आप को उत्तराखंड का हितैषी बताने से चूक नहीं रहे और राजनीति में कदम रखने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। दरअसल मेजर जनरल पद से रिटायर हुए चंद्रकिशोर जखमोला मूल रूप से यमकेश्वर विधानसभा के रहने वाले हैं। रिटायर मेजर जनरल ने कांग्रेस और बीजेपी को जमकर कोसा है और कहा है कि इन्हीं नेताओं ने देश और उत्तराखंड को छला है। अब कोई नया विकल्प चुनना पड़ेगा, तभी जाकर उत्तराखंड को विकास की नई गति दी जा सकती है। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है और सड़क के जो मानक होते हैं सड़क निर्माण के, मैं तो समझता हूँ कि वो मानक कहीं भी पूरे नहीं हो रहे हैं। आप गुणवत्ता देखिए सड़कों की, थोड़ा सा उस पर चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सड़कों का निर्माण का स्तर क्या है। अब इस पर कौन, जब हमारे मुखिया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है तो सिर्फ उन्हीं से देखना पड़ेगा, तो जनता तक गलत संदेश आएगा। सरकार है, सरकार को जो है अपनी कर्मचारी जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर देखना पड़ेगा, उनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी जाके सड़क का निर्माण सही होगा। कि अगर सिस्टम भ्रष्ट न हो, अगर नेता हमारे अच्छे हों, हमारी लीडरशिप ठीक हो, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम किसी से पीछे हैं। हमारे पास बेस्ट ऑफ द ब्रेन है। गढ़वाली ब्रेन को इतना बढ़िया ब्रेन समझा जाता है। आज देखिए टॉप जो देश की जगह हैं वहाँ पे हमारे पौड़ी गढ़वाल के लोग बसे पड़े हैं, पर आप देखिए गढ़वाल वैसा का वैसा ही है। तो ये मुझे लगता है कि अगर व्यवस्था ठीक हो जाए, हमारी लीडरशिप ठीक हो जाए, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मजबूत एक विकल्प लाना पड़ेगा किसी तरह का, चाहे वो किसी भी आंदोलन से आए या जन जागृति से आए या लोगों के जोड़ने से आए, पर लाना पड़ेगा, क्योंकि यही इन्हीं लोगों को बस